गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एनिमल डाइवर्सिटी से संबंधित चूँकि आपके पीजीटी के एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, इधर कुछ लोगों का 4-5 दिन के अंदर टीजीटी होने जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एनिमल डाइवर्सिटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं हम अपने इस सेगमेंट में इसको वीडियो लेक्चर आप मत समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट टिप्स समझिए कि कहाँ से किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो उसको हम फ्लो चार्ट पर नोट करने चल रहे हैं। इधर आने वाले 3-4 लेक्चर में हम आपको यही नोट कराएंगे, क्योंकि इस पोर्शन से जो सवाल बनने हैं वो किस पर बनते हैं, इसे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम बात करें कि हम एक आराम से जो क्लास पढ़ाते हैं उसको ना समझकर इसको आपको समझना है कि हमें उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है जिन पर सवाल आने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फाइलम सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा तक हम क्लास ले चुके हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा से आगे की कहानी बता रहे हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा से। ठीक है, तो चलेंगे और बहुत डिटेल हम नहीं चलेंगे, लेकिन जिन पर सवाल बनते हैं कि आप निश्चित रूप से इसे हिट कर लें, हम वो पॉइंट्स फोकस करने चल रहे हैं। तो फाइलम सिलेंट्रेटा की बात करते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा, सबसे पहले इसका नाम सिलेंट्रेटा क्यों पड़ा? इसको निडेरिया भी कहा जाता है, आल्सो नोन बाय द नेम। फाइलम का नाम निडेरिया भी है, एक नाम निडेरिया भी है। इसलिए है क्योंकि इस फाइलम के एनिमल में एक खास प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको हम नीडोसिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नीडोसिल्स। ये खास प्रकार की सेल्स होती हैं जिन्हें हम नीडोसिल के नाम से जानते हैं या निमेटोब्लास्ट कहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स इन दिस फाइलम, स्पेशल सेल्स यूनिक टू दिस फाइलम। हम इसको यूनिक क्यों कह रहे हैं? नोन एज, इन्हें हम निमेटोब्लास्ट कहते हैं। या इन्हीं को दंश कोशिका कहते हैं हिंदी में। होती कौन है ये? दीज आर द ऑर्गेन ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस। हमला भी करती हैं अपनी इन्हीं सेल्स की मदद से और अपनी सुरक्षा भी करते हैं दोनों। तो इसलिए ऐसी सेल्स को ऑफेंस एंड डिफेंस की सेल कहा जाता है। सेल्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, हमला भी करती हैं और अपनी सुरक्षा भी करती हैं, इसलिए ऐसी सेल्स को ऑर्गेन्स फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं सेल के नाम पर इस फाइलम का नाम क्या रखा गया? निडेरिया। यहाँ पर निमेटोब्लास्ट जो होती है उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको नीडोसिल कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये टर्म उन्हीं से संबंधित है और नाम इसका एक निडेरिया भी है और दूसरा नाम तो सिलेंट्रेटा है ही है। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं जो कि बॉडी सिमिट्री, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमिट्री, बॉडी वॉल एंड बॉडी कैविटी। इन चारों को एक साथ जल्दी से नोट करेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि टिश्यू ग्रेड होता है, टिश्यू ग्रेड। बॉडी सिमिट्री रेडियल, बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक। क्यों कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक? क्यों कहते हैं? आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर का नाम क्या है? बोलेंगे इसको एपिडर्मिस। क्या कहेंगे? इट इज नोन एज एपिडर्मिस। इनर लेयर इट इज नोन एज गैस्ट्रोडर्मिस। इन दोनों के बीच में क्या होती है? हम इसे गैस्ट्रोडर्मिस कह रहे हैं। इन दोनों के बीच में मीसोग्लिया होता है। क्या होता है? बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। जीवीसी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इसका दूसरा नाम भी है सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन नाम की कैविटी होती है या जीवीसी, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और
यहाँ जो मिडिल लेयर होती है उसको मीजोग्लिया कहते हैं, जो बीच में स्थित होती है, क्या कहते हैं उसको? मीसोग्लिया। ये सीमेंटिंग लेयर होता है और नॉन सेलुलर होता है, इसमें किसी भी प्रकार की सेल नहीं पाई जाती है। जैसा कि आपने फाइलम पोरीफेरा में देखा था, फाइलम पोरीफेरा के मिडिल लेयर में मीसेनकाइम में अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं, सेल्स होती हैं अमीबोसाइट्स, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सेल नहीं होती है। तो इस तरीके से बॉडी वॉल हो गया, बॉडी कैविटी हो गई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, बॉडी सिमेट्री बता दिया। आगे चर्चा करेंगे और बात करेंगे लोकोमोटरी ऑर्गेन पर। लोकोमोटरी ऑर्गेन पर जाने के पहले इनके हैबिटेट की चर्चा कर लें, फिर आगे चलते हैं। जल्दी नोट करिए ये सब वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको पन्ना ज़्यादा नहीं पलटना पड़ेगा और फटाफट इस फाइलम के सारे फीचर्स आपकी आँख के सामने होंगे। और इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको सबको निकाल कर हम एक पेज पर आपको लोड कर देंगे सारा, कि ये सवाल इनसे पूछे जा सकते हैं। अधिकतम डाइवर्सिटी के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको फटाफट नोट करते जाइए। अब बात करेंगे इनके हैबिटेट की। कोई सवाल नहीं बनेगा हैबिटेट से, सब एक्वेटिक होते हैं, केवल इतना जान लीजिए। हैबिटेट की बात करें अगर, एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मतलब पैरासाइट नहीं होते, कॉलोनियल फॉर्म भी होते हैं, लेकिन सॉलिटरी ज़्यादा होते हैं। सॉलिटरी का मतलब अकेले पाए जाते हैं, कॉलोनी नहीं बनाते। तो इनमें से कुछ सॉलिटरी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनी नहीं बनाते, ये उनको हम सॉलिटरी कहते हैं। और जो कॉलोनी बनाते हैं तो परिवार बनाकर रहते हैं। वो जो कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, इनमें एक विशेष प्रकार की घटना होती है, इसे आप यहाँ नोट कर लेंगे, आगे हम समझाएंगे। इस घटना को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम इन्हें पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इस घटना को बहुरूपिया कॉलोनी बनाकर रहते हैं, पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी होती है इनकी। कैसी कॉलोनी होती है? पॉलीमॉर्फिक होती है, मतलब कि बॉडी हैज मैनी फॉर्म्स। ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म पर हम फोकस करेंगे अपने अगले लेक्चर में, मतलब अपने अगले सेगमेंट में। अभी जनरल डिस्कशन कर लें। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए इनमें विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स, लोकोमोशन के लिए टेंटिकल्स पाए जाते हैं। यद्यपि टेंटिकल्स की मदद से अपना ये डिफेंस भी करते हैं और भोजन को पकड़ने का भी काम करते हैं। टेंटिकल्स आल्सो हेल्प भोजन को पकड़ने में हेल्प करते हैं और सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये होते हैं। बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। नो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है बॉडी में। तो फिर किस प्रकार का सिस्टम होता है? यहाँ पर माउथ होता है, बट माउथ प्रेजेंट एट द स्ट्रक्चर known as माउथ के बॉडी के अगले हिस्से पर, एपिकल टिप पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, एंड दैट कोनिकल प्रोजेक्शन इज नोन एज हाइपोस्टोम, और इसी के टिप पर माउथ स्थित होता है। ध्यान रहे कि एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, परंतु माउथ पाया जाता है और एनस नहीं होता। इसलिए बॉडी का जो प्लान इनका होता है वो कैसा होता है? दैट इज ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है इनका, क्योंकि माउथ है, एनस नहीं है, नो एनस।
तो इस प्रकार के बॉडी प्लान को हम बता चुके हैं आपको, ये ब्लाइंड सैक टाइप बॉडी प्लान होता है। जो बॉडी प्लान इनका होता है इट इज ऑफ ब्लाइंड सैक टाइप, बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट प्रेजेंट, माउथ ओनली प्रेजेंट हियर बट नो एनस। सच काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ द बॉडी इज नोन एज ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान, जो आपके सामने है, मैं दिखा रहा हूँ। बात समझ में आ गई? अब बात करेंगे इनमें डाइजेशन कैसे होता है। अगर इनमें हम डाइजेशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइजेशन दोनों तरह का होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज दोनों तरह का होता है। इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है, तो दोनों तरह का डाइजेशन पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बोथ, राइट। फर्स्ट फेज ऑफ डाइजेशन इज, ये हमेशा याद रखना, फर्स्ट फेज एसिडिक होता है और जो इसका सेकंड फेज होता है इट इज़ बेसिक। तो पहले फेज में डाइजेशन एसिडिक मीडियम में होता है एंड देन इन बेसिक मीडियम, सेकंड फेज में डाइजेशन बेसिक मीडियम में होता है। हाइड्रा की बॉडी अगर आप देखें, ये टेंटिकल्स होते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइपोस्टोम। अभी जो हमने आपको बताया है, हाइपोस्टोम के टिप पर ये माउथ होता है एंड दीज आर टेंटिकल्स। 6 to 8 टेंटिकल्स इन हाइड्रा। हाइड्रा में 6 से 8 टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और सॉलिड होते हैं। टेंटिकल्स का काम फूड को ट्रैप करके ले आके माउथ के पास ले आना, उसको टेंटिकल की मदद से ये अपना डिफेंस भी करते हैं और भोजन को पकड़ने का भी काम करते हैं। फूड बॉडी में आने के बाद सेल के अंदर डाइजेस्ट हो सकता है या फिर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर भी डाइजेस्ट होता है। तो अगर सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है तो सच काइंड ऑफ डाइजेशन इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और अगर सेल के अंदर हो रहा है तो सच काइंड ऑफ डाइजेशन इज नोन एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है, राइट। समझ में आ गया होगा। पीछे से बॉडी का जो है कोई पोर नहीं होता, ये बंद रहता है, इसलिए ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान पाया जाता है। अब बात अगर करें रेस्पिरेशन की, चूँकि ये फ्री लिविंग होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एक्सचेंज जो होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन डिजॉल्व होकर अंदर आती है पानी में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में रेस्पिरेशन के बाद बनती है उसको बॉडी की सरफेस से ही ये बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से अलग से कोई स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसा कोई ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ये बात समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि डाइजेशन जो हो रहा है वो इंट्रा सेलुलर है, दिस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल और मे बी एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रकार के डाइजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस कर रहा हूँ इस पर, राइट है। तो इस तरह से, और एक पैटर्न हम आपको दिखा रहे हैं बॉडी प्लान का, जो कि आप हाइड्रा में देख चुके हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हाइपोस्टोम होता है जिसके टिप पर माउथ स्थित होता है। देयर इज नो एनस, देयर इज नो एलिमेंट्री कैनाल, बॉडी प्लान हियर इट इज़ ब्लाइंड सैक टाइप। इतनी सारी बात रेस्पिरेशन तक करने के बाद अब चलते हैं एक्सक्रीशन की बात अगर करें तो कोई भी अलग से एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, इसलिए एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया को रिटर्निंग वाटर के साथ बाहर कर दिया जाता है, राइट, ठीक है। तो अमोनिया का डिस्चार्ज होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम।
किसी भी प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। एक्सक्रीटरी मटेरियल कौन होता है? एक्सक्रीटरी मटेरियल, इट इज अमोनिया रिलीज्ड इन वाटर। डायरेक्टली सीधा पानी में रिलीज हो जाता है, अलग से कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गेन नहीं पाया जाता है। बात समझ गए? जल्दी नोट करिए इसको, आगे बढ़े। लिख लिया? एक्सक्रीशन तक की कहानी बता दिया। नर्वस सिस्टम में आइए। नर्वस सिस्टम फर्स्ट ओरिजिन, सबसे पहले इसी फाइलम में नर्वस सिस्टम की ओरिजिन होती है, राइट? किस फॉर्म में होता है? नॉन पोलर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन समझ रहे हैं, नर्व सेल्स फॉर्म द डिफ्यूज्ड नेटवर्क नो ब्रेन, नो सेंसेज, but interactive to touch, light, लाइट के लिए टच करने पर ये रिस्पांस देते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं, बॉडी में सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं और ना ही इनमें कोई ब्रेन पाया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई रिसेप्टर नहीं होता, राइट? लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट के खिलाफ रिएक्ट करते हैं, इंटरैक्टिव सिचुएशन में होते हैं। अगर आप इनको रोशनी देंगे तो ये अंधेरे की तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी जो है ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरीके से इनका रिस्पॉन्स होता है, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस शो करते हैं। इवन दीज डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिसेप्टर्स इन देयर बॉडी, नाइदर ब्रेन नॉर एनी काइंड ऑफ रिसेप्टर और सेंस ऑर्गन, ठीक है? लेकिन नर्वस सिस्टम की ओरिजिन यहीं से मानते हैं, और जिस रूप में नर्वस सिस्टम की ओरिजिन हुई है हम बोलते हैं इनको कि ये नॉन पोलर न्यूरॉन्स होते हैं और ये पूरे शरीर के अंदर एक डिफ्यूज्ड नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ गए होंगे? अब नर्वस सिस्टम के बाद अगला और लास्ट सिस्टम है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। कैसे होता है रिप्रोडक्शन इनमें? तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। कंडीशन मोनोसियस होती है, मेल फीमेल एक ही में होते हैं, और क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स को गोनेड्स कहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स और गोनेड्स, ये जो गोनेड्स होते हैं ये टेस्टिस होते हैं, ऑफन मोर इन नंबर
और ओवरी होती है ऑफन लेस इन नंबर। ठीक है, टू अवॉइड द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए कंडीशन यहां पर होती है, उसे बोलते हैं इस कंडीशन को हम प्रोटेंडरस कंडीशन बोलते हैं। क्या कहेंगे? इट इज नोन एज प्रोटेंडरस कंडीशन, जहाँ पर मेल गैमीट का फॉर्मेशन पहले होता है और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन देर से होता है, राइट। इसलिए कि मेल और फीमेल अपनी ही बिरादरी के एक साथ मिल ना पाएँ और सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो। सामान्य तौर पर दुनिया के सभी एनिमल में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द पर्पज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द जेनेटिक एक्सचेंज, टू क्रिएट द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, to create the raw material for the origin of new species as it was stated in Darwinism। तो इस प्रकार से जेनेटिक वेरिएशंस का कारण पैदा करना है और ये जेनेटिक वेरिएशंस पैदा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। अगर सेल्फिंग हो जाए तो फिर यहाँ पर इनब्रीड्स पैदा होते हैं। इनब्रीड्स का मतलब कि ब्रदर सिस्टर मेटिंग के दौरान उत्पन्न होने वाली संतानें। ऐसी संतानें बाई नेचर दीज आर नॉट सो स्पेशल, दीज आर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये अपने व्यवहार में इन्फीरियर होते हैं, इनके फीचर्स भी इन्फीरियर होते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो ये मतलब इन्फीरियर क्वालिटी की संतानें होती हैं। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉस पॉलिनेशन को, क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है, जिससे कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी का रॉ मटेरियल तैयार हो, राइट। तो ये मैंने आपको समझा दिया। डेवलपमेंट यहाँ पर जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेज बनती है। तो ये नोट कर लेंगे आप कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वल स्टेज बनती हैं। लार्वल स्टेजेस की अगर बात करें तो जैसे प्लेन्यूला है, जैसे एफायरा है, इस तरह की लार्वल स्टेजेस बनती हैं। अब प्लेन्यूला जैसे आपका हाइड्रा में बनता है, एफायरा जेलीफिश में बनता है, ये है। तो कुछ लार्वल स्टेजेस यहाँ पर बनती हैं, इसलिए डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट माना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें जो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं इस फाइलम के, उनके बारे में चर्चा कर लें। तो सबसे पहले स्पेशल फीचर्स में जो कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का ट्रेंड होता है, वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। आइए समझते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और इससे संबंधित कितने प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। अभी तक हमने जो लिखा है ये पॉइंट वाइज है, टॉपिक पूरा कवर हो रहा है और ये बहुत आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सवाल मैक्सिमम मिल जाएंगे आपको यहाँ से। अब बात करेंगे हम पॉलीमॉर्फिज्म पर कि ये होता क्या है, व्हाट इज़ द पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो बोर्ड पर लिखा है इसे आप नोट कर लें जल्दी से और फिर आगे चलें।
फाइलम सिलेंट्रेटा में एक ट्रेंड है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक घटना है एक्सप्रेस्ड बाय कॉलोनियल एनिमल्स, expressed by the colonial animals of this phylum. This trend is expressed by colonial animals of this phylum. पॉलीमॉर्फिज्म में बिल्कुल उस तरह से आप समझ लीजिए कि एक तरीके का ये सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, राइट। इट इज़ ए काइंड ऑफ सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर, जस्ट लाइक इन योर सोसाइटी, इन ह्यूमन सोसाइटी यू नो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट्स स्पेसिफिक टू देयर प्रोफेशन, या आप यूँ समझ लीजिए कि प्रोफेशंस स्पेशली डिजिग्नेटेड अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट्स। जैसे आपके समाज में दाढ़ी बनाने वाला, बाल काटने वाला बार्बर होता है, नाई होता है, कपड़े धोने वाला धोबी होता है, ठीक है, घर के अंदर कर्मकांड कराने वाले पंडित जी होते हैं। इस तरह से कास्टिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, कास्टिज्म की उस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उसको आपको समझाने के लिए कि जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर होता है हमारी सोसाइटी में, अलग अलग काम करने के लिए सबका प्रोफेशन अलग अलग होता है, और फिर उन ये कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो जाति स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको आप अन्यथा नहीं लेंगे। और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न पर कि विशेष प्रकार के काम के लिए इनके शरीर का स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन होता है बॉडी पार्ट्स का। तो यहाँ पर आप बॉडी पार्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनिमल एक ही होता है, बट द बॉडी अपीयर्स जस्ट लाइक कॉलोनियल। ऐसा लगता है कि वो कई एनिमल की एक कॉलोनी है, हकीकत में वो एनिमल एक ही होता है, बट दैट अपीयर्स कॉलोनियल। तो जब हम क्या बात करते हैं कि ये सॉलिटरी हैं या कॉलोनियल, तो सामान्य तौर पर वो होते सॉलिटरी ही हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि जिन एनिमल्स में इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन होता है काम को लेकर के, तो उनकी बॉडी भी जो होती है दैट इज़ अकॉर्डिंगली डिज़ाइंड हेयर। तो देखने में ऐसा लगता है कि वो पूरा शरीर एक नहीं है, बल्कि वो कैसा लग रहा है, वो लगता है जैसे कि एक कॉलोनी बना रहा है। देयरफॉर हम बिलीव करते हैं कि ये एनिमल्स कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। तो इस चीज़ को आप डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर, कह क्या रहे हैं, ये क्या है, इट इज़ द फिनोमेना, द फिनोमेना in which the members of the colony of animals represent different forms. Different body forms to carry out different functions. Known as polymorphism. ऐसी घटना जिसमें कि किसी भी कॉलोनी के जो मेंबर्स होते हैं, एनिमल की कॉलोनी के मेंबर्स, वे अपने शरीर के डिफरेंट फॉर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट फीचर्स रिप्रेजेंट करते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो इस घटना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यस, बात समझ में आ गई, क्या कहेंगे इसको, इट इज़ नोन एज द पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। और यहाँ पर जो कॉलोनी के मेंबर्स होते हैं जो कि अलग अलग बॉडी फॉर्म में दिखाई दे रहे होते हैं, हम उनको स्पेशल नाम देते हैं, एंड दीज आर नोन एज जॉइट्स। क्या नाम देते हैं इनको, इनको हम जॉइट्स कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी विद स्पेशल फंक्शन known as हम इन्हें जॉइट्स कहते हैं, ठीक है। कॉलोनी के मेंबर्स विभिन्न कामों के लिए उनके शरीर की बनावट भी उसी के अनुसार हो जाती है। इस प्रकार के स्पेशलाइजेशन को और इस तरीके की घटना को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म।
और यहाँ पर इनके जो सदस्य होते हैं, इस कॉलोनी के जो मेंबर्स होते हैं, दीज मेंबर्स आर नोन एज जॉइंट्स। और इन जॉइंट्स को विशेष प्रकार का काम दिया गया होता है, उसी के अनुसार ये अपने शरीर की बनावट शो करते हैं। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि केवल काम का बंटवारा ही नहीं होता, बल्कि काम करने के नेचर के आधार पर इनके शरीर का बनावट भी उसी के अनुसार हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं पॉली माने कई, मॉर्फ माने होता है रूप। हिंदी में इसे बहुरूपता कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? द पॉलीमॉर्फिज्म इन हिंदी आल्सो नोन एज, हम इन्हें बहुरूपता कहते हैं। इस घटना को बहुरूपता, बहुरूपिया यानी कि जिसके कई रूप हों, इस प्रकार से। तो ऐसे एनिमल्स पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। और यहाँ पर जो इनके कॉलोनी के जो मेंबर्स होते हैं, हम उनको एक विशेष प्रकार के नाम से जानते हैं और इन्हें नाम दिया जाता है जॉइंट्स। और उनके काम के अनुसार ये जॉइंट्स कई प्रकार के होते हैं। खास करके हम आपको कुछ जॉइंट्स के नाम यहाँ बता रहे हैं। कॉलोनी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। और ये जो जॉइंट्स होते हैं उनके नाम क्या हैं? टाइप ऑफ जॉइंट की बात करें अगर, फॉर न्यूट्रिशन, ऐसे जॉइंट्स जो कि भोजन कलेक्ट कर लाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रोफोजॉइड। या इन्हीं को हम नाम देते हैं पॉलिप। यस, ये टर्म है पॉलिप। कॉलोनी के लिए भोजन का प्रबंध करता है कौन? भोजन का प्रबंध करने वाले जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम पॉलिप के नाम से जानते हैं। अब आपको मालूम है कि इनको भोजन का प्रबंध करना है तो भोजन को ट्रैप करना होगा, पकड़ना होगा। तो इसके लिए इनके माउथ होते हैं और टेंटिकल्स होते हैं। माउथ होते हैं और टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल की मदद से भोजन को पकड़ लेते हैं और माउथ के अंदर डालकर और उसका यूज़ करते हैं। इस प्रकार से ये जो पॉलिप्स होते हैं इनको हम एसेक्सुअल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इनको सेक्सुअल जॉइंट नहीं कहते। क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज एसेक्सुअल जॉइंट्स। जो पॉलिप्स होते हैं इनको हम, क्योंकि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, तो पॉलिप्स आल्सो नोन एज, हम इन्हें एसेक्सुअल जॉइंट भी कहते हैं। पॉलिप्स आर आल्सो नोन एज एसेक्सुअल जॉइंट्स, राइट। एसेक्सुअल जॉइंट होते हैं, आगे हम आपको बताएंगे इनके बारे में और डिटेल। बस बॉडी का जो फॉर्म होता है वो जरा जान लीजिए कि पॉलिप दिखता कैसा है। इधर का अगर नोट कर लिया हो, नोट कर लीजिए पहले 1 मिनट। आइए, यहाँ पे जो पॉलिप है जरा इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि किस तरह का होता है। This one is the tentacle. ये जॉइंट पॉलिप है जिसमें एक माउथ है
कई टेंटिकल्स होते हैं जो माउथ को घेरे हुए होते हैं, और इन टेंटिकल की मदद से भोजन को पकड़कर ले आया जाता है और इसी माउथ से अंदर कर लेते हैं और डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, राइट। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है, अगर इनमें टेंटिकल नहीं होगा तो ये फूड को ट्रैप कैसे करेंगे, माउथ नहीं होगा तो भोजन को निगलेंगे कैसे। तो इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में पाया जाता है। स्पेशली इनका फंक्शन क्या होता है, हालांकि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि केवल पॉलिप स्टेज को ही शो करते हैं, वो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं शो करते। ऐसे ढेर सारे एनिमल होते हैं जिनमें कि केवल पॉलिप स्टेज को ही मुख्य रूप से बॉडी का फॉर्म माना जाता है, वहाँ पर केवल एक बॉडी फॉर्म होता है, और उनमें जो गोनेट्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और ब्रीडिंग सीजन के समय ही अपीयर करते हैं, और मुख्य उनका जो स्ट्रक्चर बॉडी का होता है वो पॉलिप होता है। ऐसे एनिमल्स को पॉलीपॉइड फॉर्म कहा जाता है। ये बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप हाइड्रा की बात कर लें, तो हाइड्रा में मेडूसा का फॉर्मेशन यानी सेक्सुअल जॉइड नहीं बनता। हाइड्रा में उसकी जो बॉडी होती है दैट लुक्स लाइक अ पॉलिप। अगर हम आपको ना बताए होते कि ये पॉलिप है तो इस एनिमल का नाम आप हाइड्रा लिख देते देखकर। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी उसी से मैच करती है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर 3 कंडीशन पाई जाती है। एक कंडीशन ऐसी है, जो एनिमल्स पॉलिप अवस्था को प्रदर्शित करते हैं उनके जीवन में सेक्सुअल जॉइड टेम्परेरी होती है, मेन बॉडी फॉर्म उनका पॉलीपॉइड होता है। दूसरे ऐसे होते हैं जिनके जीवन में पॉलिप जो होता है वो नहीं बनता है और पॉलिप जैसा स्ट्रक्चर उनकी बॉडी में होता है, लेकिन डोमिनेटिंग फीचर जो होता है वो सेक्सुअल जॉइड का होता है। इनकी बॉडी जो होती है वो डिस्क लाइक होती है, मेडूसा जैसी अपीयर करती है। अभी आपको बताएंगे कि मेडूसा क्या होते हैं। ऐसे एनिमल्स भी पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करते और उनमें डोमिनेटिंग जो स्टेज होती है वो मेडूसा होती है, जो कि सेक्सुअल जॉइड है। तीसरी कंडीशन ऐसी होती है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं और उनमें मेडूसा भी होता है और उनमें पॉलिप भी होता है। ठीक, तो आप थोड़ा सा अभी बहुत प्रीमेच्योर स्टेज में आपको बता रहे हैं, फिलहाल आप पॉलिप समझ लीजिए कि ये क्या है। तो पॉलिप जो होता है इसमें हाइपोस्टोम, इसमें माउथ होता है, भोजन को पकड़कर खाने के लिए होता है, क्योंकि पूरा इसका जीवन भोजन को कलेक्ट करने और नरिशमेंट के लिए होता है, इसलिए हम इसे ट्रोफोजॉइड भी कहते हैं, मतलब कि भोजन का प्रबंध करने वाला जॉइड, राइट। न्यूट्रिटिव जॉइड भी कहते हैं इसको। पॉलिप इज आल्सो नोन एज द न्यूट्रिटिव जॉइड। ऐसा जॉइड जो कॉलोनी का भोजन का प्रबंध करता है, उसके खान पान की व्यवस्था करता है। ये बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के एनिमल्स होते हैं। ये पॉलिप अवस्था प्रदर्शित हो रही है, इसको हम एसेक्सुअल जॉइड भी कहेंगे। इट इज आल्सो नोन एज एसेक्सुअल जॉइड, लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब जो दूसरा होता है, जो दूसरा जॉइड होता है हम उसे मेडूसा कहते हैं। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर्म्ड ऑन द स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर पर ये बनते हैं, नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, नोन एज ब्लास्टोस्टाइल। उस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। एज बड्स, यहां पर मेडूसा बड बनते हैं इसके सरफेस पर, हम आपको दिखा रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर इज द ब्लास्टोस्टाइल, यू नो। और यहाँ पर ऐसे इस तरह के ये बड्स निकलते हैं, बनते हैं यहाँ पर, इन पर ऐसे ये बड्स ग्रो करते हैं। और ये जो बड्स होते हैं ये मेडूसा होते हैं जो बन रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर हियर, यू नो, दिस स्ट्रक्चर इज द ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल, एंड दीज आर मेडूसा बड्स। ये होते हैं। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं, और इसी ब्लास्टोस्टाइल पर बडिंग के फॉर्म में यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज मेडूसा। दीज आर द सेक्सुअल जॉइड्स, यू नो। क्या कहलाएंगे ये सेक्सुअल जॉइड्स होते हैं।
जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक मेडूसा का स्ट्रक्चर तस्तरी नुमा होता है, सासर शेप होता है। जैसे आप जेलीफिश की बॉडी अगर आप देखे हों तो कुछ इस प्रकार का होता है। ये नोट कर लिया होगा, नहीं है तो आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ये जो मेडूसा है इसमें से टूटकर अलग हो सकते हैं, हम इसको आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ऐसे स्ट्रक्चर्स, ये इनके आर्म्स होते हैं और इस पर ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ऐसे ये टेंटिकल्स होते हैं और इस तरह से इनमें सिमेट्रिकली अरेंज्ड गोनेट्स पाए जाते हैं। और यहाँ से अगर आप देखें ये इसका माउथ होता है, ये होते हैं गोनेट्स, दीज आर द टेंटिकल्स। इनमें से एक बड़ा होता है, आर्म बोलते हैं इसको। इस तरीके का स्ट्रक्चर, ऐसे तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर, ये आपने देखा होगा कि इस प्रकार की बॉडी जो होती है वो जेली फिश की होती है। ठीक है, तो मेडूसा जो होते हैं ये सेक्सुअल जॉइड्स होते हैं और ये ब्लास्टो स्टाइल पर बडिंग के द्वारा एराइज करते हैं। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया, बर्ड्स, मेडूसा बर्ड्स। ये जो होते हैं ये सेक्सुअल जॉइड्स होते हैं जिनको हम मेडूसा कहते हैं, राइट। तो अब तक आप दो जॉइड समझ चुके हैं, एक कॉलोनी की भोजन का इंतजाम करता है और दूसरा कॉलोनी के लिए जो है सेक्सुअल रोल प्ले करता है, गोनेट्स उसमें होते हैं और वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। बात समझ गए। तीसरा जो होता है वो कॉलोनी की सुरक्षा के लिए होता है, उसको हम डैक्टाइलो जॉइड बोलते हैं। द थर्ड वन, जो तीसरा जॉइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? थर्ड जॉइड इज, पहला आपने लिखा पॉलिप, दूसरा लिखा मेडूसा, तीसरा जो जॉइड होता है उसको हम डैक्टाइलो जॉइड बोलते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए कौन कौन से जॉइड्स हैं। न्यूट्रिटिव जॉइड, एसेक्सुअल जॉइड, क्या कहा इसको? इसको हमने बोला कि ये पॉलिप है। दूसरा जो जॉइड है वो सेक्सुअल जॉइड है, क्या नाम दिया इसका? मेडूसा। और तीसरा जॉइड जो है वो प्रोटेक्टिव जॉइड है, जो कॉलोनी की सुरक्षा करता है। क्या कहते हैं इसको? हम इसे बोलते हैं डैक्टाइलो जॉइड। ये किस काम के लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए होता है। हैव लार्ज नंबर ऑफ टेंटिकल्स, दंश कोशिकाओं से लोडेड होती हैं ये सेल्स, जिनको हम नाम देते हैं प्रोटेक्टिव जॉइड्स कहते हैं। तो इनमें निमेटोब्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और टेंटिकल्स ढेर सारे होते हैं। ये कॉलोनी की सुरक्षा करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के जॉइड्स हैं। हमारे इस लेक्चर में इतना ही। इसके आगे वाले में हम आपको यहीं से कैरी करेंगे और आपको बताएंगे कि
ये जॉइड्स फंक्शन किस प्रकार करते हैं, निमेटोब्लास्ट क्या होती हैं उनके बारे में, और कोरल रीफ पर चर्चा करेंगे। चैप्टर बड़ा है इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई भी पॉइंट हम छोड़ देते हैं तो आपका मज़ा नहीं आएगा, सवाल सब पर बनता है, तो इसलिए आपको इनको पढ़ना ही है। ठीक है, डाइवर्सिटी थोड़ा विशाल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पीजीटी में खास करके 50 क्वेश्चन का वेटेज है, और जो नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर पर्याप्त है जितना हम आपको बता रहे हैं। अब थोड़ा एडिशनल हम आपको बताएंगे जो पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर। ठीक है, ओके, टेक केयर, आज के लिए इतना। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको गूगल मीट पर पढ़ा लिया है, वो लेक्चर वीडियो लेक्चर में टेक्निकल एरर की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो ये दूसरा लेक्चर है जो सिलेंट रेट पर है, पूरी फेरा पढ़ा चुके हैं हम आपको। उससे संबंधित अगर कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझको मेरे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, थैंक यू।